लिखिएगा सर जॉन मैकफरसन। सर जॉन मैकफरसन। सर जॉन मैकफरसन। अब देखिए क्या है यहाँ कंडीशन, अप्रोच को समझिएगा। जब हम ये बॉक्स पर काम कर रहे थे तो आपने देखा कि हम लोग के पास एक नियम आना शुरू हो गया था। नियम पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत कल तक जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और हो गया कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स को हम लोग पढ़ना शुरू किए, एकदम ट्रैक पर ध्यान दीजिएगा, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ना शुरू किए तो हम लोग को मिल गया कौन सा चैप्टर? मराठा। और हम मराठा को कवरेज दिए, दे रहे हैं ना, हम कवरेज दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वॉरेन हेस्टिंग्स के बहाने मराठा आया, तो मराठा का पूरा डिटेल खत्म कर दिए। तो इसका मतलब या तो पहले नियम आ रहा है या फिर कौन आ रहा है? गवर्नर जनरल। इस दोनों में से जो पहले आ रहा है उससे काम हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस वॉरेन हेस्टिंग्स के कारण मराठा पढ़े, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद किसी की एंट्री होगी ना, तो जो एंट्री हो रही है उसका नाम है सर जॉन मैकफरसन। हो सकता है कोई चैप्टर देगा, लेकिन ये बेचारा अपने कार्यवाहक था। कार्यवाहक समझ रहे हैं ना, मतलब ये रेगुलर गवर्नर जनरल के तौर पर एंट्री नहीं हुआ था। लिखिएगा ब्रैकेट में 1785 से 1786, 1785 to 86। और लिखिएगा यह कार्यवाहक के तौर पर, यह कार्यवाहक के तौर पर, कार्यवाहक मतलब समझे, अस्थायी, जिसको एग्जीक्यूटिव एक्टिंग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब रियल कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। एक्टिंग का मतलब कार्यवाहक। हाँ, चीफ जस्टिस नहीं है, उनके अनुपस्थिति में कौन है? एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। लिखिएगा नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 to 93। याद रखिएगा 1786 का जो चार्टर एक्ट आया था वो एक व्यक्ति को सोच कर आया था। ये वो व्यक्ति था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बॉक्स बनाइएगा पहले, लिखिएगा, हाँ इसके हिसाब से लाया था। लिखिएगा सबसे पहले बॉक्स बनाकर लिखिएगा 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का चार्टर एक्ट, ठीक है। लिखिएगा इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार, पहली बार किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को सोचकर लाया गया एक महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति को सोचकर लाया गया एक महत्वपूर्ण एक्ट माना जा सकता है। खासकर यह अधिनियम, खासकर यह अधिनियम मुख्यतः, खासकर यह अधिनियम मुख्यतः, खासकर यह अधिनियम मुख्यतः कॉर्नवालिस को मनाने के लिए, खासकर यह अधिनियम मुख्यतः कॉर्नवालिस को मनाने के लिए पारित किया गया। यह अधिनियम मुख्यतः कॉर्नवालिस को मनाने के लिए पारित किया गया। कौन सा चार्टर एक्ट? कौन सा? 1786 का चार्टर एक्ट। लिखिएगा प्रावधान के अंतर्गत, सम प्रोविजन रिलेटेड टू 1786 चार्टर एक्ट। प्रावधान के अंतर्गत, अंडर दिस प्रोविजन, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति एवं विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति एवं विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को
एवं विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने से संबंधित था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति एवं विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति संबंधित थी। थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, एक ट्रैक आपका ये है। ट्रैक में पहला नियम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कल तक बंगाल का था गवर्नर, क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 का मॉडिफिकेशन के लिए फिर कौन सा एक्ट आया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो इसमें दोष था उसको दूर करने के लिए कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कुछ किया नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या 4 थी, कितना कर दिया? 3। यही किया था, मॉडिफिकेशन का दौर चल रहा था। 1784 के बाद फिर एक एक्ट पारित होता है, 1786 का चार्टर एक्ट। आप जानना चाहिएगा सर ये एक्ट था क्या? तो हमने पहले भी कहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में और 1764 में दोनों में भारत में विजयी हो जाता है, तो ब्रिटेन को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम होना चाहिए जो भारत में उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर पाए। इसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए ब्रिटेन ने बनाया सबसे पहले नियम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर क्या बनाया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और फिर क्या बनाया? 1786 का चार्टर एक्ट। लेकिन कहा जाता है कि पहली बार कोई ऐसा एक्ट था जो किसी पर्टिकुलर किसी आदमी को कंसंट्रेट करके लाया गया, और वो कंसंट्रेशन किसके लिए था? कॉर्नवालिस के लिए। किसके लिए था? कॉर्नवालिस। इसका मतलब था कि ब्रिटेन को पूरा पूरा भरोसा था कि अगर कॉर्नवालिस को भारत भेजा जाए तो साम्राज्यवाद की नीति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देगा, आगे और प्रोसीड कर पाएगा। कौन? कॉर्नवालिस। तो पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिटेन ने जो नियम बनाया 1786 का चार्टर एक्ट, किसको कंसंट्रेट करके? कॉर्नवालिस को, यानी कॉर्नवालिस को कंसंट्रेशन मिला। लिखिएगा, थोड़ा सा बॉक्स बंद कर दीजिए। बॉक्स बंद कर दीजिएगा, लिखिएगा। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत शांति स्थापना, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत शांति स्थापना तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत शांति स्थापना तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया। शांति स्थापना तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, लिखिएगा। सुधार के अंतर्गत पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सुधार के अंतर्गत जिले की समस्त शक्ति, सुधार के अंतर्गत जिले की समस्त शक्ति, टोटल पावर कलेक्टर के हाथों में सेंट्रलाइज कर दी गई। जिले की समस्त शक्ति जिला कलेक्टर के हाथों में सेंट्रलाइज कर दी गई। भारत में स्पेशलाइजेशन ऑफ द लॉ, भारत में स्पेशलाइजेशन ऑफ द लॉ कानून की विशिष्टता को, भारत में स्पेशलाइजेशन ऑफ द लॉ कानून की विशिष्टता को लागू किया गया। स्पेशलाइजेशन ऑफ द लॉ कानून की विशिष्टता को लागू किया गया। 1793 में, एकदम फ्रेश लिखिएगा, चटाक एकदम नहीं लिखना है, थोड़ा उसके बीच में डिस्टेंस दीजिएगा ताकि एक बार रिवीजन कर पाए। लिखिएगा 1793 में एक फेमस कॉर्नवालिस कोड का, 1793 में एक फेमस कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। कोड, COD, कोड।
1793 में एक फेमस कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। जिलों में पुलिस थाना की स्थापना की गई, जिलों में पुलिस थाना की स्थापना, ये सब कॉर्नवालिस के समय का चीज है। जिलों में पुलिस थाना की स्थापना की गई, जिलों में पुलिस थाना की स्थापना की गई, और साथ ही दारोगा पद का सृजन किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि दारोगा पद का सृजन करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। साथ ही दारोगा पद का सृजन किया गया। ठीक है, कौन सा पद? दारोगा पद। नेक्स्ट लिखिएगा, इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, इस प्रकार ये पुलिस व्यवस्था के जनक कहलाए। इस प्रकार ये पुलिस व्यवस्था के जनक कहलाए। इस प्रकार ये पुलिस व्यवस्था के जनक कहलाए। ठीक है, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए बार बार एंग्लो मैसूर आ रहा है, हम लोग काम कर चुके हैं, तब तो हम लोग को करने का जरूरत नहीं ना है। एंग्लो मैसूर वॉर में फर्स्ट हुआ था, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हम एक टेक्निक बताए थे कि बाबा लॉक लावे। ये बात बच्चा किसको बोला था? अपने मामा को बोला था, या माँ को बोला था, ममश्री को। किसको बोला था? ममश्री को, कि बाबा आजकल लॉक लगा दिए हैं, जो बक्सा में ताला लगा दिए हैं। ये बच्चा छोटा तुतले आवाज में बोला अपनी माँ को, ममश्री को, और इससे हम लोग का आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट होता है। तो बोलता है पहला जब आंग्ल मैसूर हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे वारसेल्ट। कौन थे? वारसेल्ट। सेकेंड जब हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड जब हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथा हुआ था लॉर्ड बेलेजली। क्लियर है? बाबा लॉक लावे याद रखिएगा। वहां से वारसेल्ट, वहां से वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉक से लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लावे से लॉर्ड बेलेजली। जब पहला आंग्ल मैसूर हुआ तो मद्रास की संधि, दूसरा हुआ तो मंगलौर की संधि, और तीसरा हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। ममश्री भी क्लियर है। फिर हमने कहा था इसके ऊपर में एक टेन्योर का बात, तो हमने कहा था कि पहला है 1767 टू 69, ये था 80 से 84। तीसरा था 1790 से 92, और चौथा था 1799। यही था ना? एकदम एकदम हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, यही उठा के पूछा भी है सीडीएस में, इसी से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये बार बार आपको रिव्यू इसलिए कराते हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम 1000 बार बोले तो कम नहीं है, बोलते रहेंगे। जो पूछता है और जो नहीं पूछता उसको आधो बार नहीं बोलेंगे। काय के लिए बोलेंगे? हमारे काम का ही नहीं है। इसी से क्वेश्चन उठा के पूछा है, और पूछा है 1790 और 92 वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की। तो ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको उसमें बताए भी थे डिटेल में कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना पूरा एफर्ट लगाया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की इज्जत की बात हो गई थी कि 1786 का एक विशेष एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस को टारगेट करके लाया गया। अब आपको हम किसी विशेष टारगेट से कहीं लाए हैं और आप अपने काम में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे इंप्रेशन तो खराब हो जाएगा ना। आपके लिए नियम लोग बना दिया कि चलिए इस व्यक्ति को अगर यहां लाना है तो इनके लिए हम नियम तैयार कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे? मतलब सेम सिचुएशन लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला मेरा भी हो रहा है यहाँ पर, कि मेरे लिए यहाँ नियम पूरा चेंज हो गया है, और उस नियम के तहत अगर हम यहाँ बहुत अच्छा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं बनते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए पूरा सिस्टम चेंज कर दिए, और इस सिस्टम से ये बेहतरीन नहीं कर रहे हैं, तो हम तो अपना पूरा ताकत लगा देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसका जो प्रेस्टिजियस इशू है उसके लिए तो पूरा फाइट करेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यही सिचुएशन था कि ब्रिटेन एक व्यक्ति को विशेष को सोचते हुए ब्रिटेन ने एक नियम बनाया, और उस नियम का नाम था 1786 का चार्टर एक्ट। अब जाहिर सी बात है, किसी खास व्यक्ति के लिए किसी खास अमेंडमेंट्स कर रहा है, और वो व्यक्ति भारत में आके फेल्योर हो जाता है, तो इसका तो निगेटिव इफेक्ट चला जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार होती है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगता है कि ये हार नहीं होना चाहिए। अब संपूर्ण भारत की जहां पर ट्रूप्स है किसका?
ईस्ट इंडिया कंपनी का सबको इकट्ठा उठाते हैं और फाइट करते हैं, और इस तरह से टीपू सुल्तान की हार हो गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस जीत गया। तो साम्राज्यवाद की नीति में जो 1757 का पलासी था, जो 1764 का बक्सर था, वो एक टाइप का जीत था, लेकिन वो जीत बड़ा जीत नहीं था, क्योंकि जब तक साउथ इंडिया को कवरेज नहीं मिलता तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को पूरी तरह से काबिज नहीं कर पाती। तो पूरी तरह से अपने आप को काबिज करने के लिए 1786 का जो चार्टर एक्ट था वो एक व्यक्ति विशेष को भेजा, और वो व्यक्ति विशेष अपना परफॉर्म भी किया, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तभी तो 1813 के चार्टर एक्ट में यही ब्रिटेन क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि अब आप व्यापार नहीं बल्कि जाके साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें यह बात का पता चल गया कि अब आपके साथ ट्रेड का सिस्टम नहीं बल्कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वहां पर मजबूत हो गए, तो जाइए और कॉलोनिज्म को वहां पर स्थापित कीजिए। यही अप्रोच चल रहा था। तो कहने का मतलब अगर कॉर्नवालिस को लाया गया तो कुछ सोच के लाया गया कि भाई बहुत बेहतर काम करेगा, किया भी, पुलिस व्यवस्था का जनक कहलाया, दरोगा पद का सृजन किया, कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दिया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर को पावर दे दिया, और साथ ही साथ एक और चीज कहलाते हैं ये नागरिक सेवा के जनक कहलाए। लिखिएगा, समझ पा रहे हो पूरा बात की नहीं? लिखिएगा, नागरिक सेवा के जनक, नागरिक सेवा के जनक कहलाए, नागरिक सेवा के जनक कहलाए। ठीक है, लिखिएगा। इसके अलावे बंगाल में अस्थाई भूमि, परमानेंट सेटलमेंट, इसके अलावे बंगाल में अस्थाई भूमि कर व्यवस्था, इसके अलावे बंगाल में अस्थाई भूमि कर व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट जो टैक्सेशन मेथड था, परमानेंट सेटलमेंट जो टैक्सेशन का मामला था, सर जॉन की सहायता से, सर जॉन सोर की सहायता से, पूरा नाम लिखिएगा, सर जॉन सोर, क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिएगा, खूब पूछता है क्वेश्चन, सर जॉन सोर की सहायता से, सर जॉन सोर की सहायता से लागू किया। ठीक है, जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो बात मिल गया, चैप्टर मिल गया, अस्थाई बंदोबस्त, यही खोज रहे थे ना। इतना देर से हम लोग जो काम कर रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन किसी ना किसी कोने में बैठा था, एक चैप्टर को ढूंढ के निकालना है, और सिर्फ स्थायी बंदोबस्त चैप्टर नहीं मिला। देखिए चैप्टर क्या मिला, नाम होगा टाइटल में, लैंड टेन्योर, टेन्योर सिस्टम अंडर ब्रिटिश, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भूधात्री, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं भू कर व्यवस्था, धात्री मतलब कर, भू कर व्यवस्था किसके किसके काल में, ब्रिटिश काल में। आ गया पूरा। यानी उस समय हमारे पास टैक्स का एकमात्र माध्यम था क्या, लैंड टैक्सेशन, और लैंड टैक्सेशन के थ्रू हम लोग के लैंड टेन्योर सिस्टम टकराया, किसके बहाने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल को पढ़ना एक बहाना था, हमको ढूंढना इसी चैप्टर को था, क्योंकि लैंड टेन्योर सिस्टम पढ़ लीजिएगा तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब पूछेगा सर लैंड टेन्योर सिस्टम में कंसेप्ट क्या क्या आएगा, तो आपको बता दें कि पहले हम लोग के यहाँ 10 साल का सिस्टम चल रहा था, कि भूमि का जो कर व्यवस्था था कितने साल का, 10 साल, वो 10 साला पद्धति कहलाता था। क्या कहलाता था, 10 साला। धीरे धीरे 1793 में ही हम लोग क्या इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, यानी जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद हम लोग के यहाँ एक और हुआ जिसका नाम था महालवाड़ी, नाम सुना होगा, कौन सा, महालवाड़ी। और एक और नाम सुना होगा रैयतवाड़ी, कौन सा, रैयतवाड़ी। ये सब भूमि कर व्यवस्था था। तो हम लोग को मौका मिला है, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे किस काल में हुआ, कॉर्नवालिस के काल में हुआ कि किसी दूसरे के काल में हुआ, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, लैंड टेन्योर सिस्टम को पूरे कंप्लीट अप्रोच कर जाना है। तो एक चैप्टर ही हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो नाम क्या होगा टाइटल में, लैंड टेन्योर सिस्टम इन ब्रिटिश रूलर, लिखिएगा। चैप्टर खुला, इसी तरह खुलेगा, खुलते जाएगा, तुम लोग को पता नहीं चलने देंगे मॉडर्न इंडिया कब खत्म हुआ। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन तुम लोग नहीं पढ़ पाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से बोलते हैं, अगर हम बार बार बोलते हैं तो हमको भी खराब लगता है, ये भारतवर्ष का पहला कंसेप्ट। हाँ, ये हम बार बार बोलते हैं तो हमको ठीक भी नहीं लगता होगा कितना अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं सर। जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण समझते हो ना, बोला था कि प्रेमिका के वियोग में प्रेमी के वियोग में प्रेमिका इतनी दुबली हो गई थी कि खटिया में नहीं मिल रही थी।
ऐसा कोई बात है? नहीं समझा? मतलब कभी सब जो है ना, कभी सिर्फ किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन का जब करता था, उसका डिस्क्राइब करता था, तो बड़ा पागल टाइप का करता। बोला कि प्रेमी के वियोग में प्रेमिका इतनी दुबली हो गई थी कि खटिया मिल ही नहीं रही थी, तो खटमल हो गई थी। अरे ज्यादा से ज्यादा दुबली होगी तो मतलब थोड़ा वेट कम हो जाएगा, इतना भी होगा कि खटिया में समा जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमको इसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति समझते हो ना? मतलब हाँ, बढ़ा चढ़ा करके। हमारे यहाँ एक आदमी बोलता था कि जानते हो, हमारे नानी घर में इतना बड़ा गुहाल है कि गाय घुसती है और 9 महीना के बाद बच्चा के साथे निकलती है। तो कितना बड़ा गुहाल है जी? कैसा कैसा गुहाल है? पागल, इतना बड़ा गुहाल तो अब क्या बोल रहे हैं, 9 महीना बाद बच्चा के साथ निकलती है। खाने उन्हें का बोला, पूरे वही गुहाल में सब खाने उन्हें की व्यवस्था है। बोला गजब है। थोड़ा देर के बाद ये भी सोच के बोला कि मेरे नानी घर में भी एक बांस है, पानी नहीं पड़ता तो हुर देते हैं। बोला पागल, ऐसा होता है क्या? तुम बादल में ऐसे कर दोगे और पानी गिरने लगेगा? कहाँ? कहता अच्छा बसवा रखता है कहाँ? कहा तुम्हारे नानी घर वाला गुहाल में। समझ में आया? इसको बोलते हैं कि दो बांगने वाला जब एक साथ मिल जाए, इसी तरह का अतिशयोक्तिपूर्ण बात बोला। थोड़ा देर के बाद पूछा कि रखता कहाँ है? कहा तुम्हारे नानी घर वाला गुहाल में। तो ध्यान रखिएगा। हैं? नहीं, भोजपुर वाला बात नहीं है। हम कहाँ बोले इसमें भोजपुर बोलते हैं? अतिशयोक्ति का बात करें। तू अपने से जो है कोनो जिला को सामने मत ले आओ, ठीक है? ये हम सर्व मान मतलब हमेशा बात बोलते हैं कॉमन। तू तू इसको भोजपुर कर देता है अपने मन से। अच्छा तुम क्या होगा? नहीं, तुमको लगता है भोजपुर वैसा करता होगा। हमारे गांव में भी जब बर्तवार आता है ना, तो पूछता है कि उस जमीन का, यहाँ से वहां हमरे है का? जो हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है का, वो भी हमरे है ना का? उसके बाद वो का सब हमरे है का? और जो गांव वाला बसा हुआ इसका का, इसका कुछ नहीं है, ये सब हमरा है। ये लोग सब हमारे जमीन पर खटता है, हम इसको पैसा देते हैं ताकि तिलक बढ़ा के दे दीजिए। अब बाद में पता चला जो लड़का दिखाने ले गया था दूसरी जगह से कुर्ता पैजामा पहन के जा रहा है। अब सबका साइज तो एक होगा नहीं। अब मान लीजिए इसका कुर्ता इसको पहना देंगे, इसका फिटनेस कुछ और है, ये कुपोषित है, त इसको तो ढोल ढोल लगेगा। पहले यही चलता था ना कि अरे भाई, तो रोज कौन कोट पैंट खरीदता है? तो जिसका नया शादी हुआ उसके यहाँ जा करके पहन वहन के आ गया। अब जाहिर सी बात है इधर फंसेगा। अब जैसा बड़ी उसका तेज है तो यहाँ तो चिपकेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि हम जब कभी नया कपड़ा सिलाते हैं तो उसको डायरेक्ट पहन के कभी शादी विवाह मत जाइए, नहीं तो चलने में दिक्कत होगा। नहीं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं आपको कि शादी में लड़कियों के द्वारा पहना गया साड़ी, दैट इज द बहुत टफ टास्क होगा। देखिएगा पीछे से 3 को मिलकर उसका साड़ी पकड़े हुआ है। एगो हाँ जो भी हो, लहंगा हो। अच्छा, वो शुरू से बेचारी जो पहन रही है वो पहन रही है, अचानक शादी में वो पहन ली तो कभी लटपटा जा रहा है, कभी को उसमें फंस के गिर जा रहा है, कभी अपने गिर जा रही है। बहुत सारा चीज है उसमें। देखिएगा हर 20-20 मिनट में एक आदमी को पकड़ के ले जाकर के फिर उसको ठीक करवाती है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? नॉन एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस है ये नहीं है। और कभी कभी कोई लड़का देखिएगा कि इंटरव्यू का डेट आया, एगो कपड़ा सिलाएगा और भगवान पर रख देगा कि जिस दिन हमारा इंटरव्यू उसी दिन पहन के हम इंटरव्यू में जाएंगे। अब मान लीजिए गड़बड़ सी दिया, एक कर दिया ढीला, तो बार बार इंटरव्यू में ऐसे करते रहिएगा, ये भी गड़बड़ है। नहीं, ये सब गड़बड़ बात है ना जी। एक दो बार पहन के पहले उसको कंफर्ट हो जाइए। कपड़ा हमेशा कंफर्ट जोन में होना चाहिए, यही नहीं कि वहां जाकर के आपको दिक्कत हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करना चाहिए तो उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वाली बात आती है। तो अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बहुत सारा कहानी है, जैसे कि हमको बहुत अच्छे कवि लिखे हैं, मतलब कि खटिया वाला बात कि प्रेमी के वियोग में प्रेमिका इतनी दुबली हो गई खटिया में नहीं मिल रही थी, तू ही ढूंढने गया था। समझ रहे ना? लिखिएगा लैंड टेन्योर सिस्टम इन अंडर ब्रिटिश रूरल। थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का लिखिएगा, इंट्रो इंट्रो लिखिएगा। लैंड टेन्योर सिस्टम इन अंडर ब्रिटिश रूरल। भूधात्री प्रणाली, हिंदी में अगर लिखना है तो लिखिएगा भूधात्री प्रणाली या भू कर व्यवस्था ब्रिटिश शासक के अंतर्गत। लैंड टेन्योर सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूलर या फिर भूधात्री प्रणाली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। हमको पता है कि आप लोगों को भूख लगा हुआ है। नहीं नहीं, तुम अकेले मत बोलना। नहीं नहीं, हम जैसे तुम एगो बोल दिया और सब लपटा गया, तुम बाहर जाओगे तुमको सब गुर्राएगा, बड़का ही आया था। हाँ, इसलिए हमको लगा है, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। हम समझ रहे हैं
जैसे ना बोल रहे हैं ना, तो नहीं लिख रहा है ना, हाँ बोलिए। तो हमको लग रहा है कि अब बहुत इच्छा इसका लिखने की नहीं है, आइए बहुत कर रहा है कि हाँ लिख दें सर, दिखा रहा है वहां से, थोड़ा लिखिए 5 मिनट उसको हम लोग मतलब कंसोल कर लेते हैं। लिखिएगा थोड़ा सा, लैंड टेन्योर सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूलर, लिखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त के पहले, थोड़ा सा बैकग्राउंड का बता रहे हैं, पीछे का बात कर देंगे और क्लियर हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट के पहले, अस्थाई बंदोबस्त के पहले, परमानेंट सेटलमेंट के पहले, ब्रैकेट में लिखिएगा 1790 के लगभग, ब्रैकेट में लिखिएगा 1790 के लगभग, 10 वर्ष की कर व्यवस्था, 10 वर्ष की कर व्यवस्था लागू हुई थी। 10 वर्ष की, इसी का नाम था 10 आला कर व्यवस्था। 10 ईयर लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था। कितने साल का? 10 वर्ष की कर व्यवस्था लागू थी, जिसे जिसे सर जॉन सोर व्यवस्था भी कहा गया है, जिसे सर जॉन सोर व्यवस्था भी कहा गया है। जिसे सर जॉन सोर व्यवस्था भी कहा गया है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। बाद में, बाद में 1793 में, बाद में 1793 में इसे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में, बाद में 1793 में इसे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में, परमानेंट सेटलमेंट के रूप में परिवर्तित करा दिया गया, कन्वर्ट करा दिया गया, मॉडिफाइड करा दिया गया। बाद में 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इसको कन्वर्ट करा दिया गया, परिवर्तित करा दिया गया। यानी पहले कितने साल का चला था? 10 साल। और बाद में परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट आया, कब आया? 1793 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सर जॉन सोर पहले से ऑलरेडी इसको चला रहे थे, तो सर जॉन ने ही हेल्प किया था किसमें? परमानेंट सेटलमेंट में। इसका मतलब है कि परमानेंट सेटलमेंट, दो व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सर जॉन सोर और कॉर्नवालिस। ये दोनों मिल करके इसको अप्रोच किया। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, ध्यान दीजिएगा। परमानेंट सेटलमेंट, मान लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और बीच में कौन काम कर रहा है? जमींदार। और यहां पे कौन है? किसान। तो किसान के बीच में यहां पर मीडिएटर के रूप में कौन काम कर रहा है? जमींदार। तो निश्चित रूप से जमींदार जब इसको मर्जी करता था तो अपने हिसाब से ये मॉडरेट कर देता था। हो सकता है कि ईस्ट इंडिया, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रथा आप लोग जानते थे, बहुत लोग पूछता है कि सामंतवादी प्रथा क्या, किसको बोलते हैं? बहुत सारा ये वर्ड का यूज है कि किसको बोलते हैं सामंतवादी प्रथा। तो सामंतवादी प्रथा का मतलब होता है कि जब जनता का जो संपर्क सीधा सरकार से ना होकर के बीच में कोई मीडिएटर के रूप में काम कर ले, उसी को हम लोग सामंत बोलते हैं। तो सामंत का मतलब है कि मीडिएटर किसका? सरकार का। और हम जब सरकार से अपनी बातों को रखने जा रहे हैं तो हम रख ही नहीं पाते, हमको किसके पास रखना पड़ रहा है? मीडिएटर का। तो निश्चित तौर पर अगर 4 लोग हम लोग सब्सिक्वेंट में खड़े हैं और हम अपनी बात पहले को बोले, पहला दूसरा को बोले, तीसरा चौथा को बोले, तो हमारी बातों में परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे हम कुछ बोलेंगे भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो सर गाली बका है, हमको लगा है, कहे पूरा बात बोला था, बीच में गुनगुनाया था। क्या बोला था? हमको उसने टाइप का गाली लगा था। अब ये लड़का गाली बोला और वो एगो गाली बना के बोल दिया, समझ रहा है ना? इसको बोलते हैं दैट इज द सब्सिक्वेंट, इसको क्रिएशन बोलते हैं। तो बीच में जो जमींदार था वो सामंतवादी प्रथा था। और शोषण किसका हो रहा था? तो किसान पीड़ित किससे था? जमींदार से। तो ये टाइम टू टाइम क्या करेगा? अगर वेरिएशन ऑफ द टैक्सेशन करेगा, अगर टैक्स को बढ़ा देगा और घटाएगा तो नहीं, बढ़ा देगा, तो निश्चित रूप से असंतोष की भावना किसका? किसान। और किसान को लगेगा कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण जमींदार ये इंपोजिंग कर रहा है। और जमींदार इस बात से बच जाएगा कि हमको जो टास्क मिला हम कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमको प्रोविजन दी है उसी को कर रहे हैं। था क्या कि आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि महलवाड़ी में 80% टैक्सेशन था। बताइए कोई तरीका है? 1 किलो धान उपज किए 800 ग्राम ले लेगा, तो 200 ग्राम के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। टैक्सेशन का मामला था। फिर 80% से बढ़ा करके फिर 66% किया, ये भी गलत था, इतना कोई टैक्स होता है। फिर 66% से 50% किया, यह भी गलत था। टैक्सेशन का मतलब होता है 10%, 5%, कि आधा से ज्यादा आप टैक्स ले लीजिएगा। तो निश्चित रूप से
किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। फिर बीच में एक आता है रैयतवाड़ी, तो रैयत में रैयत का मतलब था किसान। इस बार रैयत का सीधा संपर्क हो गया किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस बार एक ही मात्र ऐसा टैक्सेशन पीरियड था जिसमें रैयतों का सीधा संबंध किससे था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर भी एक काम चला, तो कहा जाता है कि लगातार 1757 से लेकर 1857 तक छोटे छोटे विद्रोह हमारे यहां हुए और लगातार इस तरह का टैक्सेशन का शिकार किसान होते चले गए। तो एक समय आया जब इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन का नाम होगा 1857 का सिपाही विद्रोह। समझ रहे ना, ये छोटा आंदोलन नहीं था। लगातार आपको कोई दबाते रहेगा तो एक दिन आप उग्र होइएगा। तो 1757 से 1857 के बीच में बहुत छोटा छोटा विद्रोह हुआ, क्योंकि एक सेगमेंट से उठता था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सप्रेस्ट कर देती थी। 1857 की क्रांति भी बहुत टॉप पे जाता। दिक्कत इस बात का था कि एक डेट में स्टार्ट नहीं हो पाया। डेट का जो डिवीजन है वो ज्यादा से ज्यादा हो गया। कोई इस तारीख को किया, कोई उस तारीख को किया, क्योंकि उस समय हम लोग के यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं था। आज ना हम लोग को एक दिन पता चलता है कि 10:30 पर हम लोग को ट्वीट करना है, तब लग गया ट्वीट कर दिया। लेकिन उस समय उसको बोलने के लिए बेचारा एक घोड़ा पे बैठा गया और जब तक वहां गया तब तक वहां आंदोलन खत्म हो चुका था। दिक्कत यह था। तो 1857 के विद्रोह में बीडी सावरकर ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला आंदोलन जरूर है, लेकिन चूंकि ये इरेगुलर बेस पर हुआ, एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाया, एक जगह पर नहीं हो पाया, एक मंच पर नहीं आ पाया, जिसके कारण ही फेल होता नजर आया। लेकिन धीरे धीरे फिर उसी 1857 के सिपाही विद्रोह से हम लोग सीख लिए और सीख लेने के बाद हम लोगों ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सिस्टम 1905 के बंगाल विभाजन से शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि 1905 के बंगाल विभाजन में मुस्लिम लीग की स्थापना करके उसको ब्रेक दिया गया, लेकिन हम लोग रुके नहीं और फाइनली जाकर के हम लोग 1947 में देश की आजादी करा ही लिए। लेकिन है क्या कि पीछे के इतिहास कुछ ना कुछ हम लोग को सिखाते आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो 10 साल की पद्धति थी, इंट्रोड्यूस किया था सर जॉन शोर, लेकिन कॉर्नवालिस उसमें क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन कर दिया और नाम क्या कर दिया? परमानेंट सेटलमेंट। तो हम लोग बात करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, मालवाड़ी क्या है और रैयतवाड़ी क्या है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।